इधर पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले सियासी पारा हाई। टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। इस टकराव में गेट लॉस्ट शब्द की गूंज भी सुनाई दी है, जिस पर सियासी घमासान तेज है। आज टीएमसी का एक डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। टीएमसी का आरोप है कि 7 मिनट की इस मुलाकात में चुनाव आयोग ने उन्हें गेट लॉस्ट कहा। चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद के चिल्लाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें शांत रहने को कहा। इस बीच मोदी विरोधी पार्टियों के निशाने पर फिर से चुनाव आयोग आ चुका है। उधर उत्तर प्रदेश में नए वोट समीकरण और नए फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं। मुसलमान के बाद अब दलित वोट बैंक पर नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज? এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার মিডিয়াকে পাঠিয়েছে কি পাঠায়নি? চোর, ইউ আর আ ক্রিমিনাল। मुझे लगता है कि 2 टूक वोट रहित चुनाव होगा। ये इलेक्शन कमीशन की भाषा यही बता रही है। चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। नीतीश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने की। चुनावी सीजन में सियासी पारा इतना चढ़ गया है कि अब लगता है मर्यादा की हद का कोई मतलब ही नहीं रह गया। यू शट अप, गेट लॉस्ट जैसे शब्द हावी होने लगे। इस जंग में एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को है, यानी वोटिंग में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो गया है। ये टकराव आज दिल्ली में देखने को मिला, जब टीएमसी प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हॉट नोक-झोंक। Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. टीएमसी का आरोप है कि आज अपनी शिकायतें लेकर जब राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में उनका प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा, तो बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि चुनाव आयोग को जैसे ही उन्होंने अधिकारियों की शिकायत सबूत के साथ दी, वो भड़क गए और सीधे सीधे गेट लॉस्ट तक कह दिया। We gave him 6 examples. 6 उदाहरण हम लोग दिया about officials who are linked to BJP with examples and a part of the election process. एक जो उदाहरण दिया, we gave the example of the chief electoral officer here with BJP people in Nandigram. All this was given. We told him that you are transferring these and putting these officials. How do you want to conduct a free and fair election? And then he said, "Nikal jao yahan." It is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज? This is the situation. এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার মিডিয়াকে পাঠিয়েছে কি পাঠায়নি? চোর, ইউ আর আ ক্রিমিনাল।
If you can prove, you said this to us at the meeting, you prove it, I will give you evidence to say you said nothing. चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने डेरेक ओब्रायन से आयोग के कक्ष में मर्यादा बनाए रखने की बात कही और कहा कि चिल्लाना और अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। लेकिन 7 मिनट की बैठक खत्म होने के बाद टीएमसी नेता बाहर आए और मीडिया के सामने चुनाव आयोग पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी नेताओं को बदतमीजी करने की आदत है और वहां भी उन्होंने ऐसा ही किया। देखिए, टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी। डेरेक को तो आदत है जोर जोर से बोलने का। वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहाँ चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि क्वाइट। टीएमसी के नेताओं को बिना मांगी एक ही सलाह दूंगा कि भैया चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। अब जो बचा खुचा दिन है उसमें आप अपनी ऊर्जा चुनाव लड़ने में लगाओ, न कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हो। आप अगर अपनी ऊर्जा को जो बचा खुचा समय है उसमें चुनाव लड़ने में न लगा करके चुनाव आयोग से भिड़ने में लगाओगे तो आपका जो बचा खुचा वजूद है, हो सकता है कि आपको अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो आपको जो है वो इसी चुनाव आयोग में अपनी मान्यता के लिए बचाने के लिए भी जाना पड़े। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव से पहले एसआईआर हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया में 90 लाख वोटर के नाम काटे गए। इसी से ममता बनर्जी कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं। वो इलाके ममता बनर्जी के वोट बैंक का गढ़ रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि न ममता का वोट कटा है और न ही किसी वैलिड का वोट कटा है। वोट कटा है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर। मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं गया, नहीं किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम। यही वजह है कि एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी पहले भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। कई बार नोकझोंक हो चुकी है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी धरना दे चुकी हैं। सड़क से संसद तक टीएमसी इस मुद्दे को उठा चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ तो ममता बनर्जी और मोदी विरोधी दल महाभियोग प्रस्ताव तक लेकर आए, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव भी संसद के दोनों सदनों से खारिज हो गए। विरोधी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो आपका अप्रोच है इस पूरे मुद्दे पे वो संवैधानिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, सोच में विकार है, अप्रोच में विकार है। क्या विकार है? आप ये भूल गए कि हमारे बहुत बड़े बड़े माइंड्स, मस्तिष्क, इस देश की विशेष संपत्ति जो बैठी थी संविधान असेंबली में 3 साल तक, उन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाया है इन प्रावधानों का, इम्पीचमेंट का, उसमें सोच बिल्कुल भिन्न थी। चुनाव के ऐलान के बाद 16 मार्च को जब चुनाव आयोग ने बड़े अधिकारियों के तबादले किए, तब भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधे आड़े हाथ लिया। ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। मोदी विरोधी सभी पार्टियां यही आरोप लगाती रही। नीतीश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने की, और लगभग 1 करोड़ वोट, जिसमें 99% मुस्लिम वोटर्स है और वो अधिकृत वोटर है, इस देश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है। लेकिन ये 1 करोड़ वोट अगर ममता जी को मिलेंगे तो ममता जी फिर एक बार सत्ता में आएगी। ये डर से चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक ब्रांच बनकर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जीत रही है। ममता बनर्जी और मोदी विरोधी जो भी आरोप लगा रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जामिंग रहित ही होंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान पर कांग्रेस सवाल दाग रही है और आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग वोट रहित चुनाव कराने जा रहा है। मुझे लगता है कि 2 टूक वोट रहित चुनाव होगा। ये इलेक्शन कमीशन की भाषा यही बता रही है कि उसने वोट तो डालने नहीं देना है, तो 2 टूक वोट रहित चुनाव करने की तैयारी है जो लोकतंत्र को खत्म करेगी। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना
एक संवैधानिक संस्था उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ये याद रखें कि कोई भी व्यक्ति वो अपने अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए जाना जाता है। चुनाव आयोग के साथ टकराव के बीच ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर सीट से अपना नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले ममता बनर्जी अपने कालीकट स्थित आवास से निकलकर पैदल ही सर्वे बिल्डिंग पहुंची, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, बड़ी भीड़ है यहाँ पर स्थानीय लोगों की, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और देखने के लिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो किस तरह से नामांकन भर रही है। आपको बताते हैं, चूंकि भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर तमाम लोग उनके साथ हैं, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी और सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, उनको साथ ले जाकर अपना नामांकन भर रही है। इस हॉट सीट पर ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी से है। सुवेंदु अधिकारी ने नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो किया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। चुनाव बंगाल और असम में है, लेकिन शोर यूपी में बहुत जोर का है। सियासी तर्कस में नए तीर भरे जा रहे हैं। 27 के बैटल ग्राउंड में टाइट फाइट के लिए नए वोट समीकरण और नए फार्मूले तैयार किए जा रहे हैं। 2027 की जंग के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी प्रयोगशाला तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान वोट बैंक के साथ साथ अब दलित वोट बैंक को लेकर सियासी मुकाबला तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी ने इस समीकरण को तोड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की है। योगी सरकार यूपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कई दलित महापुरुषों से जुड़ी प्रतिमाओं को सौंदर्य स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। अखिलेश यादव पीडीए की मुहिम के चलते पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मतों को अपने पाले में एकमुश्त करने की कवायद में जुटे हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए में से डी को निकालने की कोशिश की है और डी को निकालने की कोशिश अंबेडकर के बहाने की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश भर में जितने अंबेडकर के स्मारक स्थल हैं वहां पर ऊपर छतरी लगाई जाएगी और नीचे चबूतरा बनाया जाएगा, जैसा कि इस समय हजरतगंज में जो अंबेडकर की प्रतिमा लगी है वहां पर बना हुआ है। और ऐसा केवल अंबेडकर के साथ नहीं होगा, बल्कि पिछड़े, दलित, जितने सामाजिक न्याय की लड़ाई के नायक हैं, जो महापुरुष हैं, सबकी प्रतिमा अगर ऐसी अवस्था में है जिसके सौंदर्यीकरण की जरूरत है, उन सब में ऐसा काम किया जाएगा। और पहले दौर में 10-10 मूर्तियों का इसी तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बीजेपी का प्रयास है कि सपा के पीडीए नैरेटिव में जो डी यानी दलित फैक्टर है उसे अलग किया जाए और दलित समाज को सीधे अपने साथ जोड़ा जाए। जो हमारे पुरोधा रहे हैं उन सब की प्रतिमाओं का नवीनीकरण करके, छत्र बना के, चबूतरा बना के, व्यवस्थित ढंग से, सम्मानित ढंग से काम करने का काम प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार करेगी और इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से हम लोग करने जा रहे हैं। उन सबकी जो भी मूर्तियां स्थापित हैं ऑलरेडी, उन पर छत लगाने का काम हो, बाउंड्री बनाने का काम हो, क्षतिग्रस्त मूर्तियों के लिए नई मूर्ति स्थापित करने का काम हो, सारे काम हमारा समाज कल्याण विभाग के मार्फत इस साल हम कराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है। अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव की तरह फिर से संविधान, अंबेडकर और आरक्षण को सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुके हैं। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की तैयारी से पहले ही बीजेपी के एक्शन प्लान से समाजवादी पार्टी हमलावर है और सवाल उठा रही है कि 9 साल सरकार में रहते क्या किया।
छत्र लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे नेता ने बहुत बड़ी बात कही है कि रिवर फ्रंट पर समाजवादी पार्टी सोने की मूर्तियां लगवाएगी। वो चाहे वो अहिल्याबाई होलकर जी हों, चाहे सोहेलदेव राजभर जी हों, या जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सब की मूर्तियां सोने की लगेंगी। आप छत्र लगवाओ और चाहे टीन सेट डलवाओ, ये आपका विषय। 9 साल से आप कर क्या रहे थे, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जब वोट लेने का समय आया है तो छत्र लगाने की बात ये सरकार कर रही है। उन्हें लग रहा है कि दलित वोट जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो पहले आकर्षित हुआ था, वो उनकी नीतियों की वजह से अब उनसे छिटक रहा है। तो संविधान और आरक्षण दलित का मूल मुद्दा है, जो भाजपा उसके साथ खड़ी नहीं है। अखिलेश यादव इसीलिए भी टेंशन में हैं क्योंकि उनका कोर वोट बैंक मुस्लिम रहा है, लेकिन इस बार मुसलमान वोट बैंक में ओवैसी की एंट्री से अखिलेश का कैलकुलेशन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। ओवैसी की पार्टी तो यहां तक दावा कर रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी का यह आखिरी चुनाव है। समाजवादी पार्टी का ये आखिरी चुनाव है। मुसलमान पूरी तरह मजलिस साथ आ रहा है और यादव भाजपा में चला गया है। समाजवादी पार्टी के पास कोई वोट बैंक नहीं रहा जिससे वो अपनी सीटें निकाल सके। हमको ये लगता है कि ये इलेक्शन समाजवादी पार्टी का आखिरी चुनाव। इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का हश्र वही होगा जो अजीत सिंह की पार्टी के उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी में चुनाव अगले साल है, लेकिन वोट बैंक को साधने के लिए सारे ट्रम्प कार्ड आजमाए जा रहे हैं। अब देखना है कि किसका सिक्का चुनाव में फिट और हिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।